नमस्कार साथियों। नई दुनिया की इस सेहतशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा योग दिवस है या ऐसा स्पेशल दिन है जो पूरी दुनिया में किसी एक परंपरा, किसी एक संस्कृति के लिए पूरी विश्व उस उत्सव को मनाने जा रहा है। यह अपने आप में एक यूनिक विषय या उत्सव है। यह अपने आप में एक यूनिक उत्सव है। सिर्फ भारत देश की ही एकमात्र ऐसी परंपरा पूरी दुनिया में है जिसके नाम पर पूरा विश्व एक दिवस पूरा डेडिकेट कर दिया है, और वह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाकी और भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, लेकिन किसी भी देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, परंपरा या पद्धति को लेकर के नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब यह है कि यह परंपरा वाकई में बहुत महान परंपरा है। यह जो योग की संस्कृति है, ये बहुत महान संस्कृति है। जो जान गए इसको, उन्होंने इसका लाभ उठाया, और हम भारत देश के लोग इसका लाभ उठाने में एक साइकोलॉजिकल हिच है। ये तो अपना ही है, तो हमारा ही है, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं, बातें करते हैं। जब भी मौका लगता है तो क्रेडिट ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से यंगस्टर्स अमेरिका जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ सुंदर सुंदर बोर्ड देखते हैं योगा स्टूडियो का, और वहाँ का स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद में वो आपस में कानाफूसी होती है वहाँ पर कि आई एम गोइंग टू योगा स्टूडियो टुमारो मॉर्निंग, आर यू जॉइनिंग मी? मैं कल सुबह योग स्टूडियो जा रही हूँ, आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्या? एक कोई विदेशी व्यक्ति बोलता है, और फिर ये बोलता है चलो ट्राई करते हैं। और वहां जाकर के फिर वो किसी विदेशी व्यक्ति से जब वो योग सीखता है, तो उसको कितनी लज्जा मन में आती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग मुझे मिले कि हमें जब वहां पर गए तो लगा कि क्या देश में इतना आसान था सीखना, लगभग निःशुल्क था, और हमने नहीं सीखा। और यहाँ पर $30 एक सेशन का दे करके योग सीख रहे हैं। $30 मतलब लगभग ₹2100 पर सेशन, ये चार्ज है अमेरिका में योग सिखाने का। साथियों, आपको अब सजग हो जाना चाहिए। अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे पेरेंट्स अपने यंग बच्चों को लेकर के हमारे पास में आए हैं कि अब इसका सिलेक्शन होने जा रहा है, अब ये अमेरिका जाने वाली है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है, या न्यूजीलैंड जाने वाले हैं पढ़ने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप इन्हें योग सिखा करके अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए योग टीचर का, जिससे कि एक एक सिक्योरिटी रहे कि इनकेस कल से कुछ भी होता है, वहां पर कोई भी ऐसी समस्या आ गई कि जॉब चली गई या कुछ भी हो गया, तो एटलीस्ट इनके पास में एक ऐसा लाइफ सर्टिफिकेट हो जिसके जिसके आधार पर ये वहां पर योग सिखा करके अपनी आजीविका को चला सके। ऐसा लगातार होता आ रहा है। अभी लास्ट 4 महीने पहले ही 2 लोग यहाँ से सीख करके गए, टीचर बन के गए। एक कनाडा गई हैं और एक ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और वो इसी भाव से गए हैं कि इनकेस हम जिस वजह से जा रहे हैं वो नहीं चला, तो कम से कम योग तो सिखा देंगे। थोड़ा समझ जाइए और जाग जाइए, योग को अपने जीवन में अपना लीजिए। और बाहर से ये जो दिखता है, ये कुछ और योग है। जब आप इसके भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इसके अंदर चमत्कारिक गुण है, कितना इसके भीतर आकर्षण है, कितना इसका आनंद है, परम आनंद और सत बल आनंद, असली आनंद है। आप मेरे साथ जुड़े हैं, लगातार हमें इस 17 दिन तक जुड़ना है, और शायद हो सकता है कि इन 17 दिनों में आपका और हमारा और
आपका और योग का जुड़ाव ऐसा हो जाए कि जीवन में कभी वो छूटे नहीं। यही मेरा उद्देश्य है, यही इस नई दुनिया सेहतशाला का उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सुबह में योग की साधना। सब लोग खड़े हो जाएं और अभी हम पाचन तंत्र पर फोकस कर रहे हैं। आज भी मैं आपको ऐसे आसन, ऐसी कुछ क्रियाएं और ऐसी क्रियाओं जिसको आपको करना है उसकी पद्धति मैं बताऊंगा, जिसको करने से आपके भीतर का ये जो तंत्र है ये इतना सुदृढ़ हो जाए, इतना स्ट्रेंथफुल हो जाए कि कभी भी ये है इसका सिर्फ आपको एहसास तभी हो कि तृप्ति के भाव में, समस्या के भाव में नहीं। कोई भी शरीर का अंग हमें तब महसूस होता है जब उसमें रोग हो जाए, अदरवाइज तो चलता रहता है। श्वास चल रही है, क्या समस्या है? लेकिन जिस दिन हमारे लंग्स में प्रॉब्लम आती है और श्वास नहीं ले पाते, तब समझ आता है कि लंग्स में कोई चीज है। आपने पिछले लास्ट 2 इयर्स में देखा होगा कि लोगों को, सबको मालूम पड़ गया क्या लंग्स है, होता क्या है। हर व्यक्ति अपने लंग्स को लेकर के डरे हुए थे। वेंटिलेटर्स पे लाइनें लगी थी, या वो जो पोर्टेबल श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए व्यवस्थाओं के लिए लाइन लगी थी। तब हमें मालूम पड़ा कि लंग्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे शरीर में। तो आपको ऐसा कभी भी ना हो। आपका पाचन तंत्र है और उसके सुख को आपको अनुभव करना है, उसके दुख को आपको अनुभव नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पूर्व तैयारी हमें करना है, शरीर को तैयार कर लें। सिर्फ 5 मिनट के भीतर हम शरीर को तैयार करेंगे और उसके बाद में फिर आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमें हमेशा हर दिन की तरह आज भी सबसे पहले शुरुआत करना है अपने हाथों से, उंगलियों से। ये हाथ ही हमारे पहले वो अंग है जो हर काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को अंदर लाइए, श्वास छोड़ते हुए बाहर निकालिए। इनके द्वारा ही हम बहुत सारे वस्तुओं को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। आंखें तो हैं, लेकिन बहुत सारे एहसास हमारे यहाँ हाथ कराते हैं। हमारे हर उंगली का अपना एक महत्व है, कलाई का अपना महत्व है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, ग्रिप का एक महत्व है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ये सब का बहुत महत्व है। ये जो ग्रिप है, हम पकड़ लेते हैं, आपको पता है ये, इसकी भी एक बीमारी होती है। और अगर वो बीमारी लग जाए, आपके यहाँ के न्यूरॉन्स थोड़ा से भटक जाएं, कमजोर पड़ जाएं, तो आप ग्रिप नहीं कर पाते, आप पकड़ नहीं पाते हैं। और इसके अलावा भी एक बीमारी है जिसे हम कंपन होना कहते हैं, पार्किंसंस। उसकी शुरुआत हाथ से ही होती है, हमेशा सबसे पहले यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो अगर ये इसका आपने मेंटेनेंस करके रखा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिंपल, इट इज सो सिंपल। अगर आप चाहें तो इसे जीवन में उतार लीजिए और कवच पहनाते जाइए। हाथ को कवच पहना दिया, अब चलिए अपने बाजुओं को कवच पहनाते हैं। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास लेते हुए खींचिए, अच्छे से मैक्सिमम पूरी ताकत लगा करके खींचना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, फिर श्वास भर के खींचिए, श्वास छोड़ के आइए, श्वास भर के खींचिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। अब अगला कवच अपने सीने को, अपने हाथ को, अपने शोल्डर के जॉइंट्स को, उसको पहनाना है। हाथ सामने रखिए, श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। एक बार और देखिए, श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से सीख लेना है और रोजाना करके इसे अपने शरीर का एक आदत बना देना है। श्वास लेते हुए हाथ को पीछे से ऊपर ले जाना है,
और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। फिर श्वास लेते हुए वापस ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, एक बार और जाइए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आइए। अभी रिसेंटली एक सज्जन मुझे मिले थे जिन्होंने यह कहा कि अब मेरा हाथ इतना इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मैक्सिमम इतना जा रहा है, और लगातार 24 घंटे उनके कंधों पे दर्द बना रहता है। और बताइए इसके लिए योग क्या है। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप इसका इलाज तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपने किया कैसे, अपने शरीर को यहाँ तक लाए कैसे कि ये उठना बंद हो जाए। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना प्रयास किया होगा कि एक बनी हुई सुंदर सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके भीतर थी और आपने उसको खो दिया। वो खो ही नहीं दिया, आप बहुत बड़ी एक चुनौती लेकर के आ गए यहाँ पर दर्द की। अब इसको मिटाना है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपने 20 साल लगा करके यहाँ पहुंचे हैं। 20 साल से उन्होंने, जब मैं ऐसा देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है इन्होंने आखिरी बार एक्सरसाइज कब किया होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने साल पहले आपने ऐसे अपनी स्पोर्टी लाइफ को जिया था, एक्सरसाइज किया था। तो पत्नी, वो तो नहीं बोले इतना, पत्नी बोले साहब जब से मेरी शादी हुई है मैंने इनको कभी भी नहीं देखा कि ये कोई भी व्यायाम करते हो। बस ये सुबह उठ के मंदिर जाते हैं और मंदिर से जाकर के दुकान पे बैठते हैं, शाम को वापस एक मंदिर पे जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं और टीवी देखते हैं, अपना बिस्तर पे बैठ के खाना खा के सो जाते हैं। ये जीवन शैली कहाँ से लाए आप, किसने दिया, आप कहाँ से सीखे। बहुत लोग हैं देश में ऐसे, ऐसी जीवन शैली को जीते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज प्लीज जाग जाइए, ऐसी जीवन शैली से बाहर निकलिए। आपको अपने शरीर को पूरा व्यायाम देना है, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से करना है, बेस्ट लाइफ को जीना है, वर्स्ट लाइफ को नहीं जीना है। ये क्या होता है आराम पसंद जीवन, नहीं। हमें तो एक ऐसा जीवन जीना है जो चुनौतियों से भरा हो और खूब सारा काम हम कर सके, इस यंत्र का बेहतर से बेहतर लाभ ले सके। चलिए अगली एक्सरसाइज के लिए 5वें नंबर की एक्सरसाइज है। श्वास लेते हुए ऐसे हाथ को पीछे से नीचे खींचिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। यह हो गया। अब इसके बाद में हमें अगली जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें आगे झुकना है। तो थोड़ी सावधानी रखना है कि अगर हमें कोई समस्या हो कमर में तो बहुत सावधानी से कीजिए, झटका नहीं देना है, कम जाइए, लेकिन करिए सभी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको ये हो गया तो नहीं करना है, आपको करना है। यदि आपकी समस्या है कुछ तो आप सिर्फ इतना जाइए, इतना जाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी बीमारी है तब भी आप इतना झुकते ही हैं, बहुत सारे कामों में झुकते हैं। अरे काम, खाना खाने के लिए झुकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों आ जाते हैं कहने के लिए कि हम तो नहीं कर सकते, एकदम से मना कर देते हैं, हम योग नहीं कर सकते, हमें तो डॉक्टर ने मना किया है, हमें तो ये हो गया है। नहीं भाई, आप अपने दैनिक जीवन में जितना मूवमेंट करते हैं उतना मूवमेंट वाला भी योग होता है। तो देखिए, अगर आप नीचे नहीं झुक सकते, जितना आप शरीर खाना खाने के लिए जितना झुकते हैं उतना झुक जाइए, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में जो करेंगे ना, उससे बहुत लाभ होगा। वो क्या करेंगे कि आप इतना झुके, अब हाथ को पीछे से ऊपर उठाया, ये इसमें लाभ हुआ। पेट को अंदर खींचा, ये इसमें लाभ हुआ। इतना झुके, यहाँ पर आपको खींचा हुआ है, इसमें लाभ हुआ। इसको अवॉइड मत कीजिए, भागिए मत कि मुझे ये हो गया तो मैं योग नहीं कर सकता। आप इसी से, इस बीमारी से, इस समस्या से बाहर भी निकल सकते हैं। चलिए श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए जाइए, श्वास लेते हुए आइए और श्वास छोड़ते हुए जाइए, श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए जाइए, आइए श्वास लेते हुए। तो यदि कोई समस्या नहीं है तो आप ऐसे जाइए और हर दिन और ज्यादा जाने का प्रयास कीजिए नीचे, जिससे कि खूब फ्लेक्सिबल हो जाए और कवच पहना दें अपने कमर को।
कवच पहना दे अपने पेट को, कवच पहना दे अपने बाजुओं को, कवच पहना दे अपने काफ मसल्स को। यस, योग कवच हमें निर्माण कर रहे हैं हम लोग योग कवच का। अब अगली जो एक्सरसाइज है बहुत सरल है और बहुत रिलैक्सिंग है। अब हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो एक डायनामिक करते हैं, एक रिलैक्सिंग करते हैं। तो अभी हमने एक डायनामिक किया, अब थोड़ा सा रिलैक्सिंग कर लेते हैं। हाथ ऐसे ऊपर लिया और पहले पीछे ले जाइए जितना उसके पीछे, फिर ऐसे लाके बाजू को पकड़ लीजिए। श्वास लेते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। श्वास लेते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। फिर श्वास लेते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। फिर श्वास लेते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आइए। फिर श्वास लेते हुए खींचिए, श्वास छोड़िए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। बहुत आनंद आ रहा है मुझे आप लोगों को योग सिखाते हुए। ये मुझे बताते हुए आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं ये योग सिखा रहा हूँ। मेरे जितने भी शिष्य लोग हैं जो ट्रेन टीचर्स हैं, उन्हें भी ये देख करके आश्चर्य हो रहा है कि मैं खुद योग सिखा रहा हूँ, खुद योग करके बता रहा हूँ। कुछ समय परिस्थिति या आवश्यकता कि ऐसी हो गई थी कि लगभग 7-8 सालों में मैंने ऐसे खुद शरीर को मोड़ करके, दिखा करके, प्रदर्शन करके योग नहीं सिखाया। हमेशा मैं लेक्चर्स देने वाला व्यक्ति या ऐसे वर्कशॉप लेने वाला व्यक्ति के रूप में ही जाना जाता हूँ, या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में योग सूत्र बताने वाला व्यक्ति। और बाकी ये जो आसन वगैरह सिखाने के लिए हमेशा हमारे जो ट्रेन टीचर्स होते हैं वो उसमें आगे बढ़ते हैं, और उसके पीछे कारण ये रहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखें। जब वो लोग जाएंगे सिखाएंगे तो उनका सीखना होगा। तो हर साल लगभग हम 100, 200, 300, कई बार 400 टीचर्स बनाते हैं। तो उन्हें मैं मौका देता हूँ कि वो जब जहाँ से शुरुआत होती है कि प्रैक्टिकल क्लास लेना हो तो हम उन्हें आगे कर देते हैं। और मैं तो अपना अभ्यास करता ही हूँ जो मेरा व्यक्तिगत होता है। तो बहुत समय के बाद में नई दुनिया सहजशाला की यह मांग थी, यह उनका सिंपल सा था कि हम नहीं चाहते कि आपके अलावा हम किसी और को अपने मंच पर जगह दें। हमें तो आप ही चाहिए और आपके द्वारा ही बोल इस योग के बारे में बताना भी है और आपको ही प्रदर्शन भी करना है। मैंने इसको एक सुंदर अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। 2013 के बाद में या 14 के बाद में मैं ऐसे योग सिखा रहा हूँ। और इसके लिए मैं नई दुनिया का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस शर्त में डाल करके मेरा भला किया कि मैं वापस से अपना पुराने दिनों में चला गया कि कैसे मैं पुराने दिनों में ऐसे हॉल में खड़े होकर के 100 200 500 लोगों को खड़े होकर योग सिखाया करता था। और यहाँ इंदौर में भी सैकड़ों लोगों को मैंने सामने खड़े होकर के योग सिखाया है। तो वो दिन मुझे अपने स्मरण में आ गए। तो पुनः आभार आप लोगों का और नई दुनिया सेहतशाला का। अगली एक्सरसाइज के लिए हम बढ़ते हैं। फॉरवर्ड लेग पुल, सामने ऐसे हाथ रखना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ के बीच में लेके जाना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए पैर को लेके जाना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। फिर श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। ये हमें अच्छे से करना है और करना ही नहीं है, हर दिन आपको ये देखना है कि मैं कहाँ तक गई या कहाँ तक गया और इसके ऊपर और आगे कितना जा सकते हैं, ऐसा हमें प्रयास करना है। ठीक है। अब हमें एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना है जिसमें हम ऐसे हाथ को लेके आएंगे, ऊपर से पकड़ेंगे और जितना हो सके उतना ऐसा लेके जाएंगे और यहाँ 5 बार श्वास लेंगे। फिर हाथ दूसरा लेंगे और पकड़ेंगे पीछे से। इसके बाद हम लोग करेंगे साइडवर्ड लेग पुल। ऐसे हाथ को रखना है, श्वास को लेना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। तो श्वास को जोर से छोड़ते हुए जाना है, श्वास को लेते हुए आना है।
ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है, इसलिए श्वास छोटा है। जब रिलैक्स होते हैं तब श्वास लेते हैं। योग में श्वास का बहुत महत्व है। जो प्राचीन परंपरा है योग में, उसमें आसन करने का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता था। उसमें आसन के साथ में श्वास का कोई भी ऐसा जोड़ नहीं बिठाया गया था, क्योंकि वो आसन अलग प्रकार के होते हैं। वो एक एक घंटे वाले होते थे। आसन में बैठ गए, 15-20 मिनट 1 घंटा बैठे हुए, तो सामान्य श्वास में करना होता था। बाद के युग में हमने ये पाया कि लोगों के पास में वक्त नहीं है, जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कठिन होता है, तो उन्हें आजीविका साधन के लिए या बहुत सारी जिम्मेदारियों के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अब कब वो आसन करें, कब प्राणायाम करें, कब ध्यान करें। योगी लोग तो इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी जाते थे। पहले आसन सिद्ध करते थे, साल 2 साल 10 साल 5 साल जितने भी साल लगे उसमें आसन सिद्धि हो गई। अब प्राण सिद्धि करिए, फिर प्राण सिद्धि हो गई, अब आसन छूट गया, अब आसन की आवश्यकता नहीं बची। आसन सिद्धि हो गई मतलब अब आसन कभी नहीं करना है, शरीर ऐसा हो गया, उसको जरूरत नहीं है। प्राण सिद्धि हो गई, वो जब सिद्धि हो गई तो फिर उसके बाद में इंद्रिय सिद्धि, अपनी इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त किया, वो हो गया, उसके आगे बढ़े। अब मन पर आए, उसमें भी 3 क्रम होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। वहां से वो एलिजिबल होता था और आगे जाने के लिए, समाधि के अलग अलग स्तरों पर जाने के लिए। लेकिन आज के युग में हमें उस योग की आवश्यकता नहीं है। हमें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, हम जो करना चाहते हैं वो सब कर ले जाएं, शरीर बाधा न बने, रोग बाधा न बने, मानसिक चिंताएं और स्ट्रेस बाधा न बने। यह हमारा उद्देश्य हो गया है। यही हम इन 17 दिनों में आपको बताने जा रहे हैं, वही वाला योग, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन को अच्छे से जी सके, सुख ले सके, आनंद ले सके। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो बहुत रिलैक्सिंग है अपने गर्दन के लिए। और इसमें हम यहाँ ऐसे गर्दन को नीचे लेके जाते हैं, श्वास लिया, गर्दन को घुमाते हुए ऐसे लेकर के आए, श्वास लिया, अपने दूसरे कंधे की तरफ लेकर के आए कान को, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ा। ये हो गया हमारा गर्दन का व्यायाम। ये भी हमें रोजाना करना है, वरना जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, नाम आपने सुना होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टाइगो, ये सब कहाँ से आता है? ये सब इसी से आता है कि हम ये नहीं करते हैं। तो लगातार हम गर्दन को एक जैसी बना के रखते हैं और इसको नहीं व्यायाम देते हैं, तो ये सब हो जाते हैं। पुराने जमाने में ये सब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे जीवन शैली में ऐसा कुछ था, कोई पेड़ पे चढ़ता था, कोई कहाँ चढ़ता था, कोई कहाँ जाता था, और अनेक प्रकार से गर्दन का व्यायाम हो जाता था। अनेक प्रकार से कसरत भी करते थे, योग भी करते थे। लेकिन अब तो हमारा ऐसा बिल्कुल स्थिरता के साथ मूर्ति के समान हम बैठ जाते हैं कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने, या अपने कुछ भी मशीनरी के सामने, और लगे रहते हैं, शरीर को ज्यादा हिलाते डुलाते नहीं है। तो ये बीमारियों का जन्म हो गया। कल्पना कीजिए, कभी ये किसी को हो न जाए कि वो जो यहाँ पर एक पट्टा बांध देते हैं, कितना लगता है, कितना हम अब खराब लगता है। हम लोग अपने बालों को इतना सहला के रखते हैं, चेहरे को इतना सुंदर करके रखते हैं, कपड़े इतने अच्छे पहनते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट रखते हैं। उस पर से कोई इतना बड़ा पट्टा हमें पहना दे, कोई डॉक्टर बोले कि आपको ये पहनना पड़ेगा, कितनी शर्म आएगी आपको बाहर निकलने में, पार्टीज में जाने में। लेकिन नहीं लगाएंगे, दर्द होगा, तो दर्द से सहने से बेहतर है कि यही लगा लो, ये सोचकर फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है। मित्रों, आप चाहें तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना पड़ेगा। आप बस इसे अपने स्वभाव में लाना है, योग को स्वभाव में लाना है, आदत में लाना है। मुझे योग करना मेरी आदत बन जाए, और देखिए आपको मुफ्त में ये सब मिल रहे हैं। मुझे बुलाया जाता है जाने कितने देशों में, सब एयर टिकट, फीस वीस सब दे करके, लेकिन मुझे अपने देश के लोगों से, भारत के लोगों से इतना प्रेम है। और नई दुनिया का ये प्रयास जब मुझे दिखा कि ये हुआ है, और मेरे भाई के समान योग मित्र श्री हेमंत शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की थी नई दुनिया के साथ मिलकर के, तो मुझे लगा कि इसको बहुत अच्छे से और आगे लेके जाना है, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी ले ली, और बहुत मैं प्रसन्न हूँ इसको लेकर के। तो आप
इसका लाभ उठाइए, इसे ये मुफ्त में अवेलेबल है, यह सोच करके आप इसे वैल्यू कम मत कीजिएगा। हाँ, ये आपके प्रति एक ऐसा भाव है कि हमें कुछ अच्छा करना है, एक नोबल कॉज, इसलिए इसे हम लोग इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप इससे मेरी ओर से ऐसा नहीं है कि आपने कि मुझे फीस नहीं मिली है तो मैं थोड़ा कम सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं इसे इसे नोबल कॉज लेकर के ही पूरे मन से ये सिखा रहा हूँ, पूरे मन से। तो आप जुड़ करके इसका लाभ लीजिए रोजाना, रोजाना 7 से 8 तक हमारे साथ रहिए और खूब अच्छे सीखिए, खूब खूब मैं सिखाऊंगा आपको। तो अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम बुजुर्गों को अलग प्रकार से बताएंगे, और जो या जिनको समस्या है पैर में या वजन ज्यादा है उनको अलग प्रकार से बताएंगे, और बाकी लोगों को थोड़ा अलग प्रकार से। पहले जिनको समस्या है उनके लिए श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, सिर्फ ये। और जिन्हें कोई समस्या नहीं है और वो लाइटली करना चाहते हैं उनके लिए ये लाइट है कि आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आप स्पोर्टी हैं तो फिर आपको खूब ऊपर घुटना उठाना है, खूब ऊपर, जितना हो सके उतना ऊपर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। यस, बहुत ज्यादा नहीं, 10-20 बार किया तो उसके बाद में आराम दीजिए, फिर कीजिए, फिर आराम कीजिए, फिर कीजिए, आराम दीजिए। ऐसे आराम देते हुए योग को करना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे डाल दीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाल दीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाल दीजिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। फिर आगे से नीचे लाना है, फिर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। एक बार और, ये आ गया। ऐसा ये हमारा हो गया एक्सरसाइज। हम लोग हैं अभी जॉगिंग एट वन प्लेस, और बीच में ये फिलर्स के रूप में हम एक्सरसाइज डाल रहे हैं जिसमें रिलैक्स भी हो जाए और कुछ कुछ अच्छा भी हो जाए। फिर से लाइट वाला और स्पोर्ट्स वाला। यस, करते रहिए, बुजुर्ग हैं तो। रिलैक्स। तो ऐसे 3 प्रकार के हमने बना रखे हैं। एक, जिनको समस्या है, वजन ज्यादा है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सिंपल। जो स्टिफ हैं, स्टेमिना बहुत ज्यादा नहीं है, उनके लिए बिल्कुल लाइट सा। और जो स्पोर्टी हैं, जिनके पास ऊर्जा बहुत है वो और वो बना के रखना चाहते हैं, उनके लिए तीसरा वाला। चौथा वाला और है जो सिर्फ सुन लीजिए, वो है कि आप 100 के 5 राउंड्स करें, 100 टाइम्स ही करना है, पूरा बार बार ऊपर उठे और फिर आराम देना है, फिर करना है, फिर आराम, ऐसे करके 500 जॉगिंग स्टेप्स कर लीजिए। तो समझ लीजिए इसके बाद आपका स्टेमिना कभी भी नीचे नहीं होगा। दैट्स द हाईएस्ट फॉर आवर हाउस होल्डर लाइफ। हाँ, हम लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि आप बहुत ऐसा कुछ करें जो आउट ऑफ द लिमिट हो हमारी बॉडी के लिए। भले ये आप बड़े बड़े खिलाड़ी भी होते हैं तो उन्हें भी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही उम्र एक आगे बढ़ती है तब आप वैसी एक्सरसाइज उतना फास्ट, उतना उतने सब शरीर के साथ नहीं करवा सकते, राइट। तो आपको जो मैंने बताया कि 100 into 5 राउंड, दैट्स द मैक्सिमम, वहीं पर रहिए, उससे ऊपर मत जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी राउंड करते हैं, शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मॉडरेट वे में, 10, 12, 14, 16, 18, 20, राइट। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज वाला पूरा क्रम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ याद है, 8, 9, 10, इसके बाद में
11 और ये 12, ऐसे करके ये 12 एक्सरसाइज है। दो हमने फिलर्स डाले हुए हैं, एक हाथ ऐसे घुमाने वाला और दूसरा हाथ ऐसे घुमाने वाला। तो ये 12 एक्सरसाइज और दो और ये इसकी फिलर्स, 14 एक्सरसाइज मान लीजिए। और इसके अलावा अब हम जाएंगे, विश्राम देंगे, शरीर को तैयार करेंगे योग के आसनों को करने के लिए। तो हमें इस प्रकार से लेटना है, विश्राम देना है शरीर को। खूब अच्छे से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, अपने कमर को आराम दीजिए, कंधे को आराम दीजिए, चेहरे को आराम दीजिए, पैरों को आराम दीजिए, अपने काफ मसल्स को आराम दीजिए, एड़ी को आराम दीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास को सामान्य होने दीजिए। धीरे से उठ जाइए। और इसके बाद हमें करना है आसन। अभी मैं पहले दिन ही कहा था कि मैं हर दिन आपको ये आसन जरूर करवाऊंगा, वो है एक पादासन। ये मेरा भी फेवरेट आसन है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को जो लाभ मिलते हैं वही है कि छोटे से एक क्रिया में, छोटे से एक प्रयास में ढेरों लाभ मिल जाते हैं। साथियों, खूब शरीर को मोड़ लेना हमारे योग का उद्देश्य नहीं होता है कि हम कठिन से कठिन आसन करवा दें, वो उद्देश्य नहीं होता है। हमें तो शरीर में स्थिरता लाना है। स्थिर सुखम आसनम, ये महर्षि पतंजलि का आसन को लेकर के लिखा गया एक सूत्र है। स्थिरता का सुख प्राप्त हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैं योग के आसनों के प्रदर्शन के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। वो एक, अगर उसमें कोई कर रहा हो तो मैं उनसे प्रोत्साहित तो करता हूँ। बहुत सारे बच्चे योग के कंपटीशन के नाम पर आसनों के कंपटीशन होते हैं और उसको उनको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन वो उसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए शास्त्रीय योग से। वो योग स्पोर्ट्स हो गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शरीर की जैसे जिम्नाशियम कर रहे हैं ऐसे योग के आसनों का भी प्रभाव शरीर में अच्छा पड़ता ही है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो शास्त्रीय योग है, जो पारंपरिक योग है, जिसके जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने बताया है, जिसके लिए आदि योगी शिव को जाना जाता है, जिसके लिए पतंजलि को जाना जाता है, जिसके लिए गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शंकराचार्य आदि, विवेकानंद जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने जिस योग को किया है, ऐसे उस योग, वो योग उस प्रदर्शन वाले योग से अलग है, बहुत अलग है। मतलब दोनों का कोई कंपैरिजन या कोई कनेक्शन भी नहीं है। सिर्फ ये है कि आसन जो है उनको उन्होंने ले लिया है योग स्पोर्ट्स। साथियों, तो मेरा जो फेवरेट आसन है जिसे मैं हर दिन करता हूँ और आपको चाहता हूँ कि आपके साथ भी रहे, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए करवाऊंगा ये, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लंबे समय के लिए करता हूँ। मैं तो आंखें बंद भी कर लेता हूँ और आपको भी अभ्यास करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो ऐसे हमें धीरे से पैर को ऊपर उठाना है और यहाँ ला के पैर को रखना है। बहुत सरल आसन है दिखने में, हाँ, लेकिन इसका करने में थोड़ा कठिन लग है, क्योंकि इसमें मन की स्थिरता लानी होती है। मन स्थिर करना है, शरीर स्थिर हो गया और हाथ जोड़ करके विनम्रता का भाव लाइए, सामने चेहरे को रखिए, पूरा शरीर अलाइंड हो और आंखें किसी एक ऑब्जेक्ट पर फिक्स्ड हो, एकदम स्थिरता आ जाए, पूरे शरीर में कहीं भी कोई कंपन ना हो। हाँ, ये बहुत फायदे देता है आपके घुटने को, आपके कमर, ये हिप जॉइंट्स को, पंजे को, और ये जितने भी अभी तंत्र यहाँ पर चल रहे हैं, आपकी नाड़ियां हैं, आपके वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, सबको लाभ मिलता है। धीरे से पैर नीचे ले आइए, फिर दूसरा पैर लाना है ऊपर और इसे लेके आइए, यहाँ पर इसे प्लेस कर दीजिए और
दोनों हाथ को ऐसे धीरे से ऊपर ले आइए, हाथ जोड़ लीजिए और मन में एक श्रद्धा का भाव, एक समर्पण का भाव परमात्मा के प्रति रखें। खूब अपने भीतर उन्हें अनुभव करें। हर कोर में, हमारे हर सेल में ऊर्जा है परमात्मा की। यह कोई पढ़ी लिखी किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, यह मेरे अनुभव की बात है। आप भी चाहें तो योग में आगे बढ़ें और ऐसे अनुभव ले सकते हैं कि क्या है हम, क्या है परमात्मा, क्या है योग, सब कुछ ले सकते हैं। बस आप आगे बढ़ते जाइए। जहाँ भी आपको लगता है मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। साथियों, अगला जो आसन है वह है हस्त पादासन या पाद हस्तासन। दोनों ही नाम है, दो दो अलग अलग पुस्तकों में इसके अलग अलग नाम है। तो हम इसमें पैर को ऐसे मिलाते हैं, हाथ को सामने रखते हैं, श्वास लेते हुए शरीर को पीछे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे आते हैं। यहाँ पहुंच करके पेट को अंदर खींचते हैं, श्वास पूरा छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं। यहाँ ऐसे स्पर्श कर लीजिए, या चाहे तो ऐसा सिर को यहाँ झुकाना है खूब अच्छे से। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर लाना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ को ऐसे पीछे से नीचे लेके आना है। एक बार और देखिए और साथ में कीजिए। श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए, हाथ को पंजे से मिलाने का प्रयास करें और सिर को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे से लेकर नीचे आइए। साथियों, हमें इस आसन को करने में अगर समस्या आ रही है, थोड़ी सी थोड़ा कठिन वाला आसन है, तो मैं आपको एक इसमें टिप देना चाहता हूँ कैसे हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हासिल करें। आप ध्यान से देखिए कि कई बार हम वही स्टिफनेस के कारण हम ऊपर तो चले जाते हैं थोड़ा, और आगे जाने में हमें फिर इससे ज़्यादा नहीं जा पाते, या थोड़ा इतना चले गए। अब हम वहाँ कैसे जाएंगे, बहुत दूर दिखता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आप हैं, अब यहाँ से आप 1 फीट ऊपर जाइए पहले, फिर नीचे जाइए, फिर 1 फीट ऊपर जाइए, फिर नीचे जाइए, फिर 1 फीट ऊपर जाइए, फिर नीचे जाइए। 1 फीट ऊपर जाइए, जहां भी आप हैं वहां से 1 फीट जाना है, इतना। 1 फीट ऊपर आइए, फिर नीचे जाइए, हर बार 1 फीट ऊपर आइए और फिर नीचे जाइए। देखिए अपने आप हासिल कर लेंगे अपनी उस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप अभ्यास कीजिए और हर आसन को आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको किसी भी आसन को करने में परेशानी आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, या सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे ढूंढना बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ आप नाम सर्च कर लीजिए तो मेरे बारे में सब मिल जाएगा। कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ मिलता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा। एकदम खुली किताब। ट्रांसपेरेंसी के साथ जीता हूँ, कहीं कुछ छुपाता नहीं हूँ। तो अगला हम आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोणासन। ऐसे पैरों को दूर दूर रखना है और हाथ को सामने रखना है। फिर श्वास लेते हुए एक हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ना है, श्वास लेते हुए जाना है खूब नीचे, श्वास छोड़ते हुए आना है और हाथ को नीचे लाना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ दिया, श्वास लेते हुए दूसरी तरफ गए, अच्छे से जाइए और वापस आ जाइए, हाथ नीचे ले आइए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ दिया, फिर गए और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। ये अच्छे से सीख लीजिए आप इस आसन को। फिर मैं इसके वेरिएशंस भी कराऊंगा आपको। कोणासन के वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल में है वो अलग है, वह भी मैं आपको कराऊंगा। आखिरी के 7 दिनों में हम लोग कॉमन योगा प्रोटोकॉल को हर दिन करेंगे, प्लस उसके साथ ही दूसरे भी आसन को और दूसरे पक्ष को, योग के पक्ष को भी हम समझेंगे, सीखेंगे। और 21 जून को
हमें भूलना नहीं है। पूरी दुनिया को हमें बताना है कि एक बड़ी संख्या में उस दिन, क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की तैयारी चल रही है। सभी हमारे जितने भी योग के स्टूडेंट्स हैं दुनिया में जहाँ पर भी हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ उस दिन हमें उसमें उस वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में शामिल होना है। एक मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप उसमें शामिल हो सकते हैं, कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि ये हो जाए। ऐसा प्रयास चल रहा है, पता नहीं कितना सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे, कि पूरी दुनिया में उस दिन 51 करोड़ लोग योग कर सकें। अब देखते हैं कितना प्रयास में सफल होते हैं, 51 होते हैं कि 21 करोड़ होते हैं या 101 करोड़ होते हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार से हम लोग जा रहे हैं, योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ऐसा दिन दूर नहीं जब 500 करोड़ लोग इन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे। भले यह नंबर हम 20 साल के बाद अचीव करें, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि योग में ऐसा है, इतना इतना कुछ देने के लिए है, इतना इसकी अपार सुख और लाभ हैं इसके। तो अगला जो आसन है वह है वक्रासन। हाथ सामने रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाना है, खूब पीछे जितना हो सके उतना, और फिर श्वास लेते हुए आना है, यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए जाना है दूसरी दिशा में, श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए बीच में लाना है। आप इसे साइड से भी देख लीजिए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए एक दिशा में गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में गए, श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। ये वक्रासन हुआ है। हमने अभी 4 आसन खड़े होकर किए हैं: हस्त पादासन, एक पादासन, कोणासन और वक्रासन। अब आगे के जो आसन है उसे हमें बैठ करना है। आज एक नया आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे पेल्विक रीजन के लिए भी है और पाचन तंत्र के लिए भी है। अभी हमारा फोकस पाचन तंत्र है, तो हमें पाचन तंत्र को हमेशा अपनी ध्यान में रखना है। तो आप ऐसे पैर को बीच में लाइए और लाने के बाद में ऐसे हाथ रख लीजिए और श्वास लेते हुए हाथ ऐसे घुटने को ऊपर लाइए, श्वास छोड़ते नीचे लाइए। 5 बार ये काम करना है। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, 4 और 5। अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारे पूरे पेल्विक एरिया और जो मूलाधार का क्षेत्र है उस एरिया से लेकर के हमारे मणिपुर तक, हाँ, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये सब हमारे जो लोअर एब्डोमेन है, मिडिल एब्डोमेन है, इन सब पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा आसन है, इसका नाम भद्रासन है। श्वास लेते हैं, मतलब योगियों ने जो आसन बनाया था भद्रासन, वो तो ध्यान के लिए बनाया था, लेकिन हम इसे एक्सरसाइज के रूप में डायनेमिक वे में करके इसके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। यहाँ श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है, पेट को अंदर खींचना है। श्वास लेते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। 3 बार करना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेते हुए आना है। ये हो गया भद्रासन। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है और पेल्विक एरिया के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं महिलाओं को, पुरुषों को भी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स होते हैं, और पुरुषों को भी बहुत सारी जननांगों की समस्याएं हो जाती हैं, या जो प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है पुरुषों को, या महिला और पुरुषों दोनों को कुछ भी यूरिनेशन में कुछ समस्या हो जाती है। तो ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए हमें ये कवच पहनाना है। तो एक दिन में विशेष रूप से
योगा फॉर जेनिटल डिसऑर्डर्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए मैं बताऊंगा। और तब मैं बहुत और ज़्यादा विस्तार से इन सब योगिक क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। अभी हम अगला जो आसन करने जा रहे हैं वह है योग मुद्रा, जिसे हम पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं, हाथ को पीछे से पकड़ लें ऐसा, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को एक दिशा में लेकर के जाएं और देखें प्रभाव को, आसन के प्रभाव को अपने पेट के भीतर। कैसा दबाव पड़ रहा है आपके पेट के साइड में और कैसा खिंचाव मिल रहा है आपके पैरों में, आपकी कमर में और पीठ में भी, गर्दन में भी। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाना है। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए बीच में जाना है। फिर श्वास लेते हुए आना है। अब हम एक राउंड और इसका करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जा रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाहिनी तरफ पहले जाना है या बाईं तरफ पहले जाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी एक दिशा आप चुन लीजिए, वहां पहले जाना शुरू कर दीजिए। श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। बस खाली पेट होना चाहिए, इसका ध्यान में रखें कि पेट में हमें कुछ होना नहीं चाहिए। श्वास लेते हुए आना है और श्वास छोड़ते हुए बीच में जाना है। श्वास लेते हुए आना है। कल ही एक प्रश्न पूछा गया था कि हम कितने चाय पीने के कितनी देर बाद में योग कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं, इसका मैं सबका एक ही बार में उत्तर दे देता हूँ। यदि आप भोजन कर लेते हैं तो उसमें तीन प्रकार के भोजन होते हैं। गरिष्ठतम भोजन यानी दाल बाफले जैसे बहुत ग्रेवी वाले, पनीर वाली सब्जियां, पूड़ी वगैरह, भजिया वगैरह। अगर ऐसा भोजन करते हैं तो 6 घंटे बाद यह योग कर सकते हैं। अगर सामान्य भोजन, लेकिन फिर भी उसमें तेल इत्यादि, जो हमारे मालवा का व्यंजन होते हैं उसमें तेल वगैरह बहुत होते हैं, सब्जियों में तेल में सब्जियां नाचती हैं तो ऐसा अगर भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो फिर उसके बाद में आप 4 घंटे बाद में योग कर सकते हैं। अगर आप बहुत बहुत ही लाइट भोजन करते हैं, लाइक फ्रूट्स, सैलेड्स, खिचड़ी, सूप, यानी कि या केवल दाल चावल, तो ऐसा अगर कोई भोजन करते हैं बिल्कुल लाइट सा, तो आप 2.5 घंटे बाद में आपका सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाता है और आप योग कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई पेय पदार्थ लिया है, उसमें लस्सी, छाछ और फ्रूट जूस, मिल्क शेक, ऐसा कोई गरिष्ठ आपने लिया है पेय पदार्थ, तो उसके बाद हमें 1 घंटे रुकना है। 1 घंटे बाद में हम योग कर सकते हैं। यदि आप कोई चाय, कॉफ़ी या कोई भी इस प्रकार का पेय लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दूध वगैरह नहीं है, तो आप चाय, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो उसके आधे घंटे बाद में ही योग कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपल पानी पिया है, तो उसके सिर्फ 15 मिनट बाद में योग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो आप इन सब बातों को ध्यान रखते हुए साथ में योग करते हैं। अब पर्वत आसन करना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, खींचना है ऊपर, खूब खींचना है, खूब अच्छे से। श्वास छोड़ते हुए एक दिशा में ऐसे लेके जाइए अपने शरीर को। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। अब श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए, फिर श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए, श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ते हुए आ गए। श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ते हुए आ गए। एक बार और कर लेते हैं। श्वास लेते हुए खींचिए हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जाइए एक दिशा में, फिर श्वास भर लीजिए,
श्वास छोड़ते हुए जाइए, श्वास लेते हुए आइए, यहाँ श्वास को छोड़ दीजिए, श्वास लेते हुए शरीर को ले जाइए एक तरफ, श्वास छोड़ते हुए आइए, श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए आइए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए और श्वास छोड़ते हुए आ जाइए। श्वास लेते हुए लाइए हाथ और श्वास छोड़ते हुए हाथ में चले आइए। तो ये हुआ पर्वतासन। अब हमें करना है लेट करके आसन। उसमें हम आज 3 आसन करने वाले हैं, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और यष्टिकासन। एक के बाद एक। इसमें से भुजंगासन और पवन मुक्तासन पाचन तंत्र के लिए है। इसमें भी हमने अभी जो किया, इसमें भी पाचन तंत्र का था। तो हम लगे हुए हैं अपने पाचन तंत्र को कवच पहनाने के लिए। तो आप इसे ध्यान से सीखिए और रोजाना अभ्यास का क्रम बना करके अभ्यास करते हुए पाचन तंत्र को और दूसरे सभी तंत्रों को हमें कवच पहनाना है। श्वास लेते हुए हम यष्टिकासन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है, श्वास यहाँ रोक करके रखना है, पैर नीचे खींचना है, हाथ ऊपर खींचना है, जोर से 6 सेकंड यहाँ रुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए जाना है, खींचना है अच्छे से, श्वास छोड़ते हुए आना है, फिर श्वास लेते हुए जाना है, अच्छे से खींचना है, दोनों तरफ से खींचना है, पैर नीचे खींचना है, हाथ ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये हो गया हमारा यष्टिकासन। अब इसके बाद में हम कर लेंगे भुजंगासन। भुजंगासन का वेरिएशन आज हम जो करेंगे वह होगा सेकंड लेवल का। शुरुआत में मैंने आपको इस प्रकार से ले जाकर करना बताया था, कि आज हम सेकंड वेरिएशन लेवल का वेरिएशन करेंगे। श्वास लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, लेते हुए ऊपर उठाना है और छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए उठना है और श्वास छोड़ते हुए आना है। फिर 10 सेकंड के लिए आराम देना है शरीर को। और इसके बाद हम करेंगे अगला आसन। ध्यान से देखिए, इसे कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हमारे वायु विकार को दूर करता है। हमारे शरीर में प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, ज्ञान वायु, समान वायु, 5 प्रकार के वायु होते हैं, जिनका सबका अपना अपना काम है। कभी इत्मीनान रहा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। श्वास लेते हुए ऐसे एक पैर ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है और इसे अच्छे से दबाना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है पैर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए जाइए, श्वास छोड़ते हुए अब दोनों पैर से लेके जाना है। जो लोग ऐसे सीधे लेके नहीं जा सकते, उनके लिए यह है कि वो ऐसे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर दबाइए अच्छे से। पवन मुक्तासन में खूब अच्छे से आपको ऐसे बाजुओं को पकड़ना है। आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके यहाँ पर वजन ज्यादा है तो आप शायद ऐसा ही पकड़ पाएंगे। कोई बात नहीं, आप शुरुआत कीजिए, वजन को कम करते जाइए और धीरे धीरे शरीर ऐसा बना लीजिए कि आप वैसे बाजू पकड़ सकें। और फिर ये मानक रहे, इससे ज्यादा शरीर कभी भी हमारा मोटा नहीं होना चाहिए, वजन बढ़ना नहीं चाहिए। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए वापस आया। संसार में हर मनुष्य जीना चाहता है, लंबा जीना चाहता है, लेकिन जब लंबे जीने के लिए जो तैयारी चाहिए, उसमें पहली तैयारी यह है कि आपका वजन तो कम से कम ठीक हो। हाँ, वजन ज्यादा बढ़ा लिया तो अपने आप ही
फिर कोई आसन करे या प्राणायाम करे या नहीं करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो बहुत बहुत वजन है, कितना भी आसन प्राणायाम दौड़ भाग सब जो भी करना चाहे कर लो, लेकिन उनको कोई बचा नहीं सकता। वो अपने शरीर के भीतर 2 या 3 लोगों को जिंदा रखे हुए हैं, तो कैसे कुछ हो सकता है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। यदि आपके पास कोई साधन नहीं मिलता है, आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको सब साधन बताऊंगा कैसे वजन हम चमत्कारिक रूप से कम समय में बिना कमजोरी आए कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आपको शरीर के स्तर पर वजन कम करने का रास्ते नहीं बताना है। मैं तो मन से शुरुआत करता हूँ। मन को कैसे स्ट्रांग बनाए, कि बाकी सब काम तो आपको पता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पता नहीं है। सब पता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना, सब आपको पता है। बट हम कर नहीं पाते। मन की शक्ति नहीं, मन की शक्ति के लिए हम अलग प्रकार का योग करते हैं। अब हमें करना है शवासन, जिसमें हम हथेली को ऐसे ऊपर रखते हैं, पैर को ऐसे गिरा देते हैं बिल्कुल नीचे, और फिर शरीर को ढीला छोड़ते जाना है, और ढीला छोड़िए, और ढीला छोड़िए। श्वास लीजिए, और हर श्वास श्वास के साथ जब छोड़े शरीर को, तब जब श्वास को छोड़े तब शरीर को भी ढीला छोड़े। धीरे से करवट में होकर उठ जाइए। और अब हम आपसे विदा लेने से पहले कुछ प्रश्न के जवाब दे दें। हमारे पास में एक प्रश्न आया है कि हम कैसे अपने भोजन पर के समय को तय करें, किस समय हमें भोजन करना चाहिए। साथियों, यह बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन परंपरा है जीवन शैली की, वह बहुत स्वस्थ है। मैं विदेशों में बहुत देशों में जाता हूँ, और वो बहुत गलत तरीके से जीते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ के लोगों का, मैंने अधिकांश लोगों का जो रवैया देखा है पाश्चात्य देशों में, वह यह देखा कि उनको 7 बजे काम पर जाना है, तो वो 6:30 बजे उठेंगे, और 6:45 या 6:50 पे भरपेट नाश्ता भी कर लेंगे, और 7 बजे काम पे निकल जाएंगे। वो लोग काम बहुत करते हैं, एकदम भिड़ के काम करते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकांश लोगों का काम करने का जो मन बनता है वो 10-11 बजे बनता है, और कई शहर में तो 12 बजे पहले काम ही नहीं करते हैं, और 5-6 बजे तक, 5 बजे तक, 4 बजे से काम करने का मन खत्म भी होना शुरू हो जाता है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो लोगों का जो सुबह 8 से रात को 8 तक काम करते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है, वहां तो 12 घंटे काम करते ही करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है। तो वहाँ की ये विशेषता है कि वहाँ लोग जब उनका जाने का समय रहता है, वो किसी भी समय उठ करके नाश्ता कर लेंगे। वो 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे नाश्ता करके निकल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे भारतीय जीवन शैली में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जब भी आप उठते हैं, उसके 2-2.5 घंटे के दरमियान आपको नाश्ता करना है। यदि आप 6 बजे उठे हैं, 8 या 8:30 बजे आपको नाश्ता करना है। समझिएगा, हाँ, क्योंकि इतना समय चाहिए आपके इन पाचन ग्रंथियों को जागृत होने में, इनके भीतर भूख लाने के लिए जो जूसेस चाहिए, उसको लाने में 2-2.5 घंटे का वक्त चाहिए। तो आप एक्टिव रहिए 2-2.5 घंटे, और फिर भूख लगे और फिर आप नाश्ता कीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट मील। वहां से आप 4-4 घंटे का लगा लीजिए, 3 से 4 घंटे में आपको भोजन करना है। तो 8:30 बजे आपने नाश्ता किया, 12:30 बजे भोजन करना है। अब वो 1 घंटे का हो सकता है, मतलब 12:30 बजे मैंने बोला, तो 12 से 1 का हो सकता है।
वो भोजन का समय हो गया। उसके बाद में वहाँ से 4 घंटे बाद में कुछ स्नैक्स डालना है, कुछ भी थोड़ा-सा अपने ब्रेक लेना है, शरीर में कुछ डालना है। और वहाँ से 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहता है। 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, मैक्सिमम साढ़े 7 बजे। बहुत रेयर केस में 8 बजे भी खाना खा सकते हैं। इससे आगे के लिए मैं नहीं कहूँगा। वो आपकी चॉइस, आपकी मजबूरी कुछ भी हो, मैं उसे कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप 8 बजे बाद में भोजन करें। लेकिन ऐसा परंपरा बन चुकी है भारत में, बहुत लोग 8 बजे बाद भोजन करते हैं। यह गलत है। आपको कैसे गलत मतलब छोटा-मोटा गलत नहीं है, ये अपने शरीर के साथ में आप अन्याय कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। आप खुद रोगों को जन्म दे रहे हैं, अगर आप 8 बजे बाद भोजन कर रहे हैं। और फिर भी मजबूरी है तो मेरा कहना है कि जरूर कीजिए आप 8 बजे बाद भोजन। भोजन की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको चेंज कर दीजिए। फिर आप ये दाल चावल रोटी सब्जी, बहुत तेल वाली सब्जी और बहुत ग्रेवी वाली सब्जी और पनीर पनीर ये सब नहीं खाना है। फिर रोटी नहीं खाना है, पराठे नहीं खाना है, तंदूरी रोटी और लच्छा पराठे ये सब नहीं खाना है। फिर आपको खाना है सूप या फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, बस यही खाना है जो कि जल्दी पच जाए। इसके बारे में और हम बात करेंगे कल। और आज के लिए इतना ही। आप सभी इस सेहतशाला से जुड़े, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर राधेश्याम मिश्र का।